हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम राइटर्स की सीरीज को कर रहे हैं। और अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा। ठीक है, अब इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो हैं इस एज से बिलोंग करते हुए उनको कर रहे हैं। जैसे हमने जेफरी चौसर के बारे में पढ़ा, एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ा। आज जो इम्पॉर्टेंट राइटर हैं आज के वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। बहुत ही इमिनेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं। हम कह सकते हैं प्री शेक्सपियरियन एरा के। ठीक है, मार्लो इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ प्री शेक्सपियरियन। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो was an English dramatist, poet and translator of Elizabethan era। और इनको जाना जाता है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखने की शुरुआत की। ठीक है, he was the first English playwright to reveal the full potential of dramatic blank verse and the first to exploit the tragic implication of Renaissance humanism। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में और इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो MCQs बन सकते हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इनकी अर्ली लाइफ से। ठीक है, काफी कम एज में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बॉर्न फरवरी 1564 कैंटरबरी इंग्लैंड। तो इनका जन्म कब हुआ है? फरवरी 1564 में कैंटरबरी इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। ठीक है, he was the second and the eldest son of John Marlowe। ठीक है, इनके फादर का नेम होता है जॉन मार्लो जो एक शू मेकर थे एंड इनकी मदर थी कैथरीन आर्थर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज 1580 to 1587, लेकिन इससे पहले ये स्कूल भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। स्कूल का इनके नेम होता है द किंग्स स्कूल। किंग्स स्कूल में इनकी स्कूलिंग होती है और उसके बाद में ये कॉलेज ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आगे चलते हैं, एजुकेशन के बारे में हो गया। और इनकी डिग्री अगर हम देखें तो कौन कौन सी रहती हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स 1584 एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स 1587। लेकिन इनके साथ भी जैसा कि जॉन डन के साथ हुआ था, जॉन डन मतलब कैथोलिज्म को के चलते उन्होंने सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था क्वीन एलिजाबेथ की, तो उनको डिग्री नहीं दी गई थी। इसी तरीके से इनके साथ भी यही होता है क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कि इनको भी डिग्री नहीं दी जाती है जब तक कि ये प्राइवी काउंसिल का एक वो था कमीशन, तो उसमें इन्हें ये सुप्रीमेसी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ को स्वीकार करना था। ठीक है, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, तो प्राइवी काउंसिल के थ्रू इनको डिग्री दी जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके करियर के बारे में जाने तो एक्टर एंड प्ले राइट फॉर द लॉर्ड एडमिरल्स मैन थिएटर कंपनी। तो शुरुआत में ये एक्टर भी रहे, ठीक है, और एक प्ले राइट रहे। कौन सी कंपनी के लिए? तो ये ध्यान रखना है, लॉर्ड एडमिरल्स मैन थिएटर कंपनी। ठीक है, 1587 से लेकर 1593, यानी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होने के तुरंत बाद ये इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया था एज अ प्ले राइट, एज एन एक्टर। रोड सो मैनी ट्रेजेडीज। तो इन्होंने, अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो इन्होंने केवल और केवल ट्रेजेडीज ही लिखी हैं। इनफैक्ट ये माना जाता है कि शेक्सपियर जो थे, शेक्सपियर को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया इन्होंने। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं वो भी इनसे ही मिलती जुलती हैं। ठीक है, अब इन्होंने इतनी अपनी कम उम्र में, जैसे कि 29 ईयर की एज में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इन्होंने जितने भी वर्क्स किए सारे इतने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनकी जो ट्रेजेडीज थी, इन्होंने केवल और केवल ट्रेजेडीज लिखी और एक से एक बढ़कर ट्रेजेडीज इनकी हैं। ठीक है, अब जैसे कि इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप देख सकते हो, और एक स्पेशल चीज ये है कि इनका एक वर्क छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे वर्क्स ज्यादातर जो पब्लिश हुए वो पोस्टमसली पब्लिश हुए।
ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होते हैं। ठीक, 1593 तक ही ये लॉर्ड एडमिरल मेंस थिएटर कंपनी में एक्टर और प्ले राइट रहे। 1593 में इनका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में भी जो मिथ हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। तो जैसे कि इनकी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हो टेम्बरलेन्स द ग्रेट, ये इतनी फेमस हुई थी। इनफैक्ट ये पहला ऐसा वर्क था जिससे शुरुआत की थी इन्होंने ब्लैंक वर्स की। ठीक है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा इन्होंने और ये इतना फेमस हुआ कि इन्होंने फिर जब ये बहुत ज्यादा इसकी सक्सेस को देखते हुए इन्होंने इसका पार्ट 2 भी लिखा। ठीक है, टेम्बरलेन्स द ग्रेट का पार्ट 2 भी आता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और पहला और वन एंड ओनली, पहला और आखिरी भी कह सकते हो, एक ऐसा वर्क था जो क्रिस्टोफर मार्लो के जीवित रहते हुए पब्लिश हुआ। ठीक है, बाकी सारे जो वर्क्स हैं वो इनके पॉस्टमसली ही पब्लिश हुए हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, जैसे कि इनका एक वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा अक्सर। बहुत से आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको जरूर पढ़ा होगा, डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो इनका वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, शेक्सपियर इससे इंस्पायर्ड हुए थे और शेक्सपियर की जो मैकबेथ ट्रेजेडी है उसकी भी थीम कुछ इसी पर बेस्ड है। इनफैक्ट इनके जो ट्रेजेडीज है ना वो जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज है उनसे मिलती हैं। जैसे इनका जो टेम्बरलेन द ग्रेट है, अगर इसकी बात करें तो ये शेक्सपियर ने भी इससे इंस्पायर्ड होके, जो इनका शेक्सपियर का जो वर्क था हेनरी VIII, वो इसी वर्क से इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हो इनकी जो ट्रेजेडीज है ना उनसे ही इंस्पायर्ड होके शेक्सपियर ने भी ट्रेजेडी लिखी। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। टेम्बरलेन द ग्रेट शेक्सपियर ने मतलब सोर्स माना है हेनरी VIII को। ठीक है, शेक्सपियर का हेनरी VIII जो है वो इसी से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर फॉस्टर्स शेक्सपियर के मैकबेथ से मिलता है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स जो वर्क है ये किससे रिलेटेड है, ये शेक्सपियर के मैकबेथ से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स से इंस्पायर्ड हो गए। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मिलते जुलते हैं। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसके एम्बिशन को लेकर ये थीम बेस्ड है, ये ट्रेजेडी है। उसी तरीके से मैकबेथ के एम्बिशन को दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें, नेक्स्ट दिया हुआ है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि द जू ऑफ माल्टा। ये जो वर्क होता है 1592 में परफॉर्म हुआ है। तो ये भी शेक्सपियर ने इससे भी, मतलब ये शेक्सपियर के वर्क का ये भी सोर्स है। ठीक है, कौन सा वर्क है वो शेक्सपियर का, वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब थीम यहीं से ली है शेक्सपियर ने, वेनिस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। द जू ऑफ माल्टा ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे एडवर्ड द सेकंड, जो इनका वर्क है किंग एडवर्ड द सेकंड 1592 में परफॉर्म होता है, ये इससे भी इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने कौन सा वर्क लिखा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। शेक्सपियर ने लिखा है रिचर्ड सेकंड। ठीक है, तो शेक्सपियर ने इस तरीके से इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडी से रिलेटेड अपनी भी 4 ट्रेजेडीज मेंशन की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें द मैसेकेयर ऑफ पेरिस, ये मोस्ट डेंजरस वर्क माना जाता है। द मैसेकेयर ऑफ पेरिस 1593 में ये परफॉर्म होता है। मोस्ट डेंजरस वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का। ठीक है, देखिए डॉक्टर फॉस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, ये एक जर्मन ऑथर से का एक वर्क था जो इस वर्क का सोर्स है। वो आपको ध्यान रखना है कि एक जर्मन वर्क आता है, जर्मन वर्क है। ठीक है, उस वर्क का नाम क्या होता है, उस वर्क का नाम होता है हिस्टोरिया वॉन डी जोहान फॉस्टन। वॉन डी जोहान फॉस्टन। ठीक है, ये एक वर्क होता है, जर्मन वर्क है। इससे ही रिलेट करते हुए ये मतलब ये जर्मन वर्क का एज अ सोर्स आप समझ सकते हो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने इसकी थीम कहाँ से ली है, तो एक जर्मन वर्क से ली है।
ठीक है। अगर डॉक्टर फॉस्टस की बात करें तो ये पब्लिश कब होता है, ध्यान रखना है, सोर्स तो हो गया इसका एक जर्मन वर्क, ठीक है। ये पब्लिश होता है आपका डॉक्टर फॉस्टस 1604 में, वेट अ मिनट, 1604, ओके। This play of Marlowe is about a scholar who is his quest of infinity, knowledge and power, sells his soul to the devil. वो अपने एम्बिशन में इतना खो जाता है कि मतलब वो अपनी सोल को डेविल को बेच देता है। इट इज बेस्ड ऑन द जर्मन फॉस्ट वर्क। इट वॉज द फर्स्ट ड्रामेटाइज वर्जन ऑफ द फॉस्ट लेजेंड ऑफ अ स्कॉलर्स डीलिंग विद द डेविल, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आप कह सकते हो डॉक्टर फॉस्टस को, ठीक है। अगर हम जो ऑफ माल्टा की बात करते हैं तो ये लिखा कब गया था, ये भी ध्यान रखना है। रिटन होता है ये 1589 से लेकर 90 के बीच में, और परफॉर्म पहली बार होता है 1592 में, ठीक है। तो ये जो परफॉर्म का ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है। एडवर्ड द सेकंड की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये होमोसेक्सुअलिटी की थीम पर बेस्ड है ये जो वर्क है, एडवर्ड सेकंड, ठीक है, 1592 वाला। इट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले, पहली बात इनका पहला और आखिरी एक हिस्टोरिकल प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ किंग एडवर्ड सेकंड। It is supposed that this play was the best history play of all history plays of Elizabethan age, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें मैसेकर ऑफ पेरिस, इस वर्क को इनका बहुत ही डेंजरस प्ले माना जाता है। ट्रांसलेटेड वर्क, अगर इनके ट्रांसलेटेड वर्क की बात करें तो इन्होंने एक लैटिन लैंग्वेज के वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। जैसे कि इनमें से कौन सा वर्क है वो, ओविड की जो इलेजीज हैं जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी, इनको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे क्रिस्टोफर मार्लो के। आगे चलते हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो देखेंगे, नॉन फॉर हिज फ्यूरी पर्सनैलिटी, विट एंड लिटरेरी राइवलरीज, ठीक है। तो लिटरेरी राइवलरीज भी बहुत ज्यादा रही क्योंकि इन्होंने उस समय के ट्रेडिशन के खिलाफ ब्लैंक वर्स में लिखना शुरू किया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इनको मतलब एथीज्म के लिए, हास्य के लिए क्या कहा गया, अक्यूज किया गया था। और इनको मिस्टीरियसली, मतलब इनकी डेथ के बारे में भी काफी सारे मिथ हैं, ठीक है, वो भी हमें देख रहे हैं। जैसे कि इनके बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी मिलती है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिलती है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ के जो भी प्ले राइट थे वो इनके बारे में इतना ज्यादा जानते नहीं थे, ठीक है। कहा जाता है कि ये मतलब एक जासूस की तरह भी काम करते थे, ये सीक्रेट एजेंट थे। और किसके सीक्रेट एजेंट थे ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम उन राइटर का नाम देखें तो इनको माना जाता है कि ये सर फ्रांसिस वॉलसिंघम सर फ्रांसिस वॉलसिंघम के सीक्रेट एजेंट के रूप में भी काम करते थे, ऐसा भी माना जाता है। कई जगहों पर ये मेंशन है, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ये सारी जानकारी मिलती है। और मेन 1593 में कुछ ऐसे बिल पोस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि उन बिल जो पोस्ट हुए थे उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कुछ प्रोटेस्टेंट रिफ्यूजी जो हैं वो फ्रांस और नीदरलैंड से लंदन में सेटल हुए, ठीक है, क्योंकि वहां पे उस समय पे कैथोलिज्म का विरोध चल रहा था, ठीक है। अब 11 मई को क्या होता है, 11 मई 1593, ठीक है, प्राइवी काउंसिल ने कुछ डर्स चर्च पहरेदारों को इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने का आदेश देती है। प्राइवी काउंसिल जो होती है, जिसने मतलब इनसे क्रिस्टोफर मार्लो से साइन भी कराए थे इनके डिग्री देने से पहले, प्राइवी काउंसिल थी जो, ठीक है। अब वो गिरफ्तार करने का आदेश देती हैं। अगले दिन क्या होता है, इनके जो कंटेम्प्रेरी थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने अपना पहला वर्क, जो कॉलेज डेज में ही इन्होंने अपना पहला वर्क पब्लिश किया था, ठीक है। तो पहले इनका फर्स्ट वर्क देख लीजिए। फर्स्ट वर्क इनका था डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ठीक है। ये इनका एक वर्क था, सबसे वेरी फर्स्ट वर्क अगर पूछा जाए क्रिस्टोफर मार्लो का तो यही था, ठीक है, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ये थॉमस नैश के साथ मिलकर इन्होंने एक वर्क लिखा था अपनी कॉलेज लाइफ के टाइम पर, ठीक।
अगर यहाँ पर हम बात करें कि क्या होता है, गिरफ्तारी का मतलब आदेश दे दिया जाता है, तो थॉमस किड जो होते हैं, थॉमस काइड, ठीक है, उनके घर पे छापा पड़ता है एक तरीके से, और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। लेकिन थॉमस किड काफी अच्छे फ्रेंड थे मार्लो के कलीग रहे, तो वो क्या करते हैं, वो आरोप लगा देते हैं मार्लो पे कि मार्लो के डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है। इस तरीके से इसमें ये घटना घटती है। तो फिर मार्लो को अरेस्ट कर लिया जाता है। मार्लो इस समय पर थॉमस काइड क्या कहते हैं, काइड एडमिटेड दैट अ डॉक्यूमेंट डिनाइंग द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट वाज रिटन बाय मार्लो, कि इन्होंने जो है एक तरीके से ब्लास्फेमी की है, ईश निंदा की है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्चर the privy council was upon the eve of investigation some serious charges against मार्लो, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में सारे जो सबूत हैं वो मार्लो के वो क्रिस्टोफर मार्लो के खिलाफ ही मिलते हैं, तो इन पर बहुत सीरियस चार्जेस लगा दिए जाते हैं प्राइवी काउंसिल के द्वारा, एंड हिज करियर वाज अब्रप्टली टर्मिनेटेड। मार्लो डाइड of a stab wound in a possible government safe house in Deptford on 30th May 1593। तो इनको माना गया कि इनको ना इनकी हत्या कर दी जाती है 30 मई 1593 को, क्रिस्टोफर मार्लो की, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी श्योरिटी नहीं है, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, बस इतना मान लिया जाता है कि इनको मारा गया था मिस्टीरियस वे में। कई जगह पर इस तरीके के रूमर्स भी हैं कि मतलब क्रिस्टोफर मार्लो की कभी हत्या नहीं हुई, ये इन्होंने मतलब इन आरोपों से बचने के लिए ये इन्होंने भेष बदल लिया था, और ये बाद में विलियम शेक्सपियर के रूप में उभर के आए, ठीक है। कई जगह पर इनको शेक्सपियर ही मान लिया जाता है कि मार्लो जो हैं ये इन्होंने झूठा नाटक किया था ताकि वो ट्रायल से बच जाएं, और अपना नाम विलियम शेक्सपियर बदलकर प्ले लिखने लगे थे। इनफैक्ट इनकी पिक्चर्स को भी ऐड करके देखा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो रिजेंबल करते हैं विलियम शेक्सपियर की तरह, ठीक है। ये भी रूमर्स है, लेकिन इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है। कुछ का मानना है कि मार्लो जो थे वो होमोसेक्सुअल थे, ठीक है। उस समय एलिजाबेथ एज में ये जो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर जो खुलकर बात नहीं की जाती थी, ठीक है। इसका कोई खास सबूत नहीं है, पर लेकिन मार्लो के जो वर्क्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एक तो इनकी ट्रेजेडी है एडवर्ड द सेकंड वाली, ठीक है, उसकी भी थीम वही है, होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। एडवर्ड द सेकंड किस पर बेस्ड है, होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। और एक इनकी पोएम है, वन एंड ओनली पोएम जो इन्होंने लिखी, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है, जो 818 लाइन की इनकी एक पोएम है, हीरो एंड लिएंडर, उसको भी आप लिख सकते हो। तो वो भी मतलब होमोसेक्सुअलिटी वाली थीम पर ही बेस्ड है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, टेम्बरलिन द ग्रेट, मतलब इंडिविजुअली इनका फर्स्ट वर्क ये है टेम्बरलिन द ग्रेट, और पहला ही वर्क ऐसा है जो इनके जीवित रहते रहते ही पब्लिश हो गया, टेम्बरलिन द ग्रेट, और इतना फेमस हुआ। शुरुआत भी ब्लैंक वर्स की इन्होंने इसी से की थी, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तो इन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी लिखा, टेम्बरलिन द ग्रेट पार्ट सेकंड, ठीक है। और अगर इनके फर्स्ट वर्क की बात की जाए, ठीक है, तो फर्स्ट वर्क ये वाला है जो हम अभी बता रहे थे, डिडो क्वीन द कार्थेज, ठीक। तो ये क्या है, थॉमस नेस्ट के साथ मिलकर इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के समय पर ही लिखा, जैसे कि ये कॉलेज में थे उस समय पर 84 से 87 के बीच में, तो उस समय पर ही ये को रिटन था थॉमस नेश और इनके द्वारा, ठीक है। तो पहला इंडिविजुअल वर्क जो है वो इनका टेम्बरलिन द ग्रेट है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस है। ये सारे ये जो ईयर लिखे हुए हैं परफॉर्मेंस के ईयर हैं, नॉट पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड, मैसेकर ऑफ पेरिस, तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके साथ साथ इनकी एक वन एंड ओनली एक पोएम जो है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, जिसका नेम है हीरो एंड लिएंडर, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। ये इनकी एक पोएम है, क्योंकि बाकी सारी तो इन्होंने ट्रेजेडीज ही लिखी हैं, ये एक पोएम है इनकी जो 818 लाइन की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन ये 818 लाइन तो इन्होंने लिखी, लेकिन ये एक अनफिनिश्ड पोएम थी,
ठीक, हीरोइन लिएंडर जो थी ये एक अनफिनिश्ड पोएम थी और इनके मरने के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में इसको कंप्लीट किया गया जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। वो भी आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। हीरोइन लिएंडर जो इनकी पोएम है उसको कंप्लीट करने वाला कौन था? तो वो था जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, इनके द्वारा इस पोएम को कंप्लीट किया जाता है इनकी मृत्यु के बाद में। आगे चलते हैं, इनके मेजर वर्क्स देख लिए हमने। अभी देखो लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो जैसे कि हम मानते हैं कि ये जो थे वो ज्यादातर क्या थे, ब्लैंक वर्स को यूज करते थे। शुरुआत ही इन्होंने इनफैक्ट ब्लैंक वर्स की थी। ब्लैंक वर्स होता क्या है? तो अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर, मतलब इसकी कोई राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए ब्लैंक वर्स है। आगे देखते हैं तो इसमें और क्या इनकी स्पेशलिटी रही है। नोन फॉर हिज ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड मोरल एम्बिग्यूटी। ठीक है, इनके कैरेक्टर्स काफी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है कैरेक्टर्स में, मोरल एम्बिग्यूटी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से डिलेमा में है जो कैरेक्टर्स है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम, कौन सी थीम पर बेस्ड है इनकी ट्रेजेडीज? पावर, एम्बिशन, आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्टर फॉस्टर्स को ही ध्यान में रख सकते हो। इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर एंड अदर प्ले राइट ऑफ द एरा। ठीक है, उस समय के बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जैसे विलियम शेक्सपियर को ही देख लीजिए। ठीक है, उनके जन्म से कुछ मंथ पहले कह लीजिए इनका जन्म होता है, इनका जन्म फैब में हुआ था, है ना, और 1564 में, और शेक्सपियर का अप्रैल में। ठीक, इतना मान लीजिए उसी समय के थे और शेक्सपियर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया इनकी ट्रेजेडीज ने। ठीक, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड रेनेसां थिएटर, और कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट में। उस समय पर जो थिएटर चलते थे रेनेसां थिएटर में, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन्फ्लुएंस विलियम शेक्सपियर, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, लेगेसी, इनकी लेगेसी के बारे में चर्चा करें। रिमेंबर्ड एज अ ब्रिलियंट एंड इनोवेटिव प्ले राइट, कैसे याद किया जाता है इनको? एक ब्रिलियंट और इनोवेटिव प्ले राइट के रूप में। वर्क्स कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड एंड स्टडीड वर्ल्ड वाइड, और इनके जो वर्क्स हैं वो अब भी लगातार परफॉर्म किए जाते हैं और पढ़े जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंस्पायर्ड काउंटलेस अडेप्टेशन एंड री इंटरप्रिटेशंस, और बहुत सारी जो काउंटलेस मतलब अनगिनत ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो इनके वर्क्स पे हुई हैं। ठीक है, जैसे शेक्सपियर की अडेप्टेशन हमने देख ली, शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी, इनके 4 ट्रेजेडी पर बेस्ड है और इनकी री इंटरप्रिटेशन की गई है इनकी ट्रेजेडीज की, वो सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं, अनगिनत री इंटरप्रिटेशन हुई है। ठीक, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते थे। ठीक है, 1558 1603। आगे इंग्लिश रेनेसां से रिलेटेड है। इमर्जेंस ऑफ थिएटर एज अ पॉपुलर एंटरटेनमेंट फॉर्म, और उस समय पर क्या था, थिएटर ही एक एंटरटेनमेंट का जरिया था एक तरीके से, और उसको इमर्ज करने में, उसका डेवलपमेंट करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। आगे चलते हैं, इनके लिए कुछ क्रिटिकल कमेंट्स किए गए हैं, कुछ एट प्रेजेंट वाले भी हैं, मॉडर्न वाले भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल कमेंट्स कैसे हैं? जैसे कि पहला, डेविड बेविंगटन के द्वारा कहा गया है, मार्लो वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले राइट टू यूज ब्लैंक वर्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि मार्लो जो थे पहले इंग्लिश प्ले राइट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स यूज किया अपने ट्रेजेडीज में, एंड हिज इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज हेल्प्ड एस्टैब्लिश इंग्लिश ड्रामा एज अ मेजर लिटरेरी फॉर्म। तो ये किसका कहना है? डेविड बेविंगटन का कहा गया है बेविंगटन के द्वारा। मार्लो's कमांड ऑफ लैंग्वेज इज एस्टोनिशिंग, हिज वर्स इज लाइक अ रिच ऑर्नेट टेपेस्ट्री। ठीक है, तो ये कमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो ये फिलिप हेंडरसन के द्वारा कहा गया कमेंट है। आगे चलते हैं, और मार्लो के बारे में किसने कहा है? हैरोल्ड ब्लूम। हैरोल्ड ब्लूम का क्या कमेंट है? तो देख सकते हो आप, मार्लो's कैरेक्टर ऑफन लैक इमोशनल डेप्थ। मार्लो के कैरेक्टर को कहा गया है कि इनकी ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं? लैक इमोशनल डेप्थ होती है उनमें, एंड मतलब इमोशनल डेप्थ की कमी है एक तरीके से। एंड हिज प्लेस कैन फील मोर लाइक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस देन फुल्ली रियलाइज्ड ड्रामा। ठीक है, इट इज सेड बाय हैरोल्ड ब्लूम। Marlowe's exploration of atheism and moral ambiguity can make his plays seem unsettling or even dangerous to some audience. ये किसके द्वारा कहा गया है? तो डेबोरा सुगर के द्वारा ये कहा गया है। आगे चलते हैं,
और इनके विषय में क्या क्रिटिकल कमेंट्स हैं तो आप देख सकते हो, मार्लोस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इज ऑफन प्रॉब्लमेटिक। ये मतलब एक तरीके से फेमिनिस्ट के द्वारा कहा गया एक कमेंट है। मार्लो के जो पोर्ट्रेयल हैं वुमेन के, या मार्लो ने जो कैरेक्टर्स दिए हैं वुमेन के, वो किस तरीके के दिए हैं? मार्लोस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इज ऑफन प्रॉब्लमेटिक, reinforcing patriarchal stereotype and limiting female agency। तो ये एक फेमिनिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है लीजा जैर्डिन, तो इन्होंने ये कमेंट दिया है मार्लो के वर्क्स को लेकर, मार्लो के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर। आगे कहा गया है, मार्लोस plays sometimes contain homosexual undertone challenging traditional notion of masculinity and desire। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ब्रूस स्मिथ के द्वारा ये कहा गया है। आगे चलते हैं, और कुछ कमेंट्स हैं, देखिए। मार्लोस प्लेस ऑफन कंटेन सबवर्सिव पोटेंशियल चैलेंजिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल नॉर्म्स। रिचर्ड विल्सन ने ये कहा है कि मार्लो के जो प्लेज हैं ऑफन कंटेन सबवर्सिव पोटेंशियल चैलेंजिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल नॉर्म्स। ज्यादातर देखा गया है कि इनके जो वर्क्स है ना वो पेट्रार्कियल सोसाइटी को सपोर्ट करते हुए हैं, मतलब जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं उनको ही ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन ने क्या कहा है? मार्लोज माइटी लाइन। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो बेन जॉनसन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। आगे चलते हैं, अब बारी आती है एमसीक्यूज की। आपने इनकी बायोग्राफी, इनके वर्क्स के बारे में जाना, अब कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग जो होगी वो बेसिक क्वेश्चन से होगी। वेयर वाज क्रिस्टोफर मार्लो बॉर्न? तो हमने देखा कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कैंटरबरी इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। कब होता है बताइए? फरवरी 1564। ठीक है, फेब मंथ था, डेट एग्जैक्ट मालूम नहीं है। और उनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है इनकी 30 मई, एक सेकेंड, 30 मई 1593। ओनली 29 ईयर्स ओल्ड ये मर गए थे, मतलब इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्लोस फादर्स ऑक्यूपेशन? क्रिस्टोफर मार्लो के जो फादर थे उनका व्यवसाय क्या था? यस, ही वॉज अ शू मेकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच कॉलेज डिड मार्लो अटेंड? मार्लो ने अपने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की वो किस कॉलेज से की? कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। तो ये थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, which of the following plays is not attributed to मार्लो? मतलब क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड कौन सा वर्क नहीं है? डॉक्टर फॉस्टस, यस है, क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। जीव ऑफ माल्टा, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। एडवर्ड द सेकंड, दिस इज आल्सो रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। लेकिन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यस, इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Moving to the next question. Next is, what is the name of Marlowe's famous blank verse play? मार्लो का जो फेमस ब्लैंक वर्स प्ले है उसका नाम क्या है? मतलब शुरुआत कहां से की थी इन्होंने ब्लैंक वर्स की? ऑप्शन है टेम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड। तो हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में भी। यस, शुरुआत जो की इन्होंने ब्लैंक वर्स की वो किसी की? टेम्बरलेन द ग्रेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Next is, who is the protagonist of Marlowe's play Dr. Faustus? तो डॉक्टर फॉस्टस जो इनका वर्क है जो परफॉर्म होता है 1592 में, उसका मेन प्रोटैगोनिस्ट या मेन कैरेक्टर कौन था? फॉस्टस, मेफिस्टोफेल्स, लूसीफर, गॉड। यस, राइट आंसर है यहाँ पर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्लोज राइटिंग स्टाइल? मार्लो की जो राइटिंग स्टाइल है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, ब्लैंक वर्स। यस, इनका राइटिंग स्टाइल क्या है? ब्लैंक वर्स। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है यहाँ पर आंसर, राइट आंसर। विच थीम इज ऑफन एक्सप्लोर्ड इन मार्लोज प्लेज? थॉमस मार्लो के, सॉरी, क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेज हैं
उनकी मुख्यतः थीम क्या है? लव एंड रिलेशनशिप, पावर एंड एम्बिशन, मोरालिटी एंड एथिक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आपने भी देखा इनकी जो मेन थीम है जो इनकी ट्रेजेडी में हमें देखने को मिलती है वो है पावर एंड एम्बिशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज who was influenced by Marlowe's writing style? क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग स्टाइल से कौन इन्फ्लुएंस हुआ? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर? यस, यहाँ पे तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज मार्लोज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर? मार्लो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लिटरेचर के लिए? डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स, इमर्जेंस ऑफ ब्लैंक वर्स, पॉपुलराइजेशन ऑफ थिएटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सोनेट के लिए इन्हें जाना जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और तो जब एक रॉन्ग हो गया तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा. तो यहां भी आप देखोगे तो इमर्जेंस ऑफ ब्लैंक वर्स के लिए इनको मुख्यतः जाना जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इन विच एरा डिड मार्लो लिव? कौन से एरा में से बिलोंग करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो? यस, ऑब्वियस सी बात है, एलिजाबेथन एरा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ मार्लोज थिएटर कंपनी? क्रिस्टोफर मार्लो की थिएटर कंपनी का नेम क्या था? लॉर्ड एडमिरल्स मैन, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, किंग्स मैन, या फिर क्वींस मैन? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड एडमिरल्स मैन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट वाज मार्लोज अप्रोक्सीमेट एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? लगभग कितनी एज थी उनकी जब उनकी मृत्यु होती है, उनको मार दिया जाता है? यस, राइट आंसर है 29. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हु वाज मार्लोज पैट्रन? एक तरीके से गुरु मान सकते हो आप कि मार्लो के पैट्रॉन कौन थे? थॉमस वॉल्सिंघम, हेनरी डेनवर्स, चार्ल्स ब्लॉन्ट, रॉबर्ट डेवरक्स? यस, थॉमस वॉल्सिंघम, जिनको ये भी माना जाता है कि इन्होंने मतलब क्रिस्टोफर मार्लो ने एक सीक्रेट एजेंट के रूप में, इनके एक सीक्रेट एजेंट के रूप में भी काम किया, थॉमस वॉल्सिंघम का. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज विच मार्लोज प्ले इज सेट इन दी ऑटोमन एम्पायर? बताइए कौन सा वो प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का वो जो ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड है? टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर, जूही ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है टेम्बरलिन द ग्रेट. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टेम्बरलिन द ग्रेट. नेक्स्ट वर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द टाइटल ऑफ मार्लोज प्ले एडवर्ड द सेकंड? टाइटल कैरेक्टर कौन है? मतलब इसमें जो एडवर्ड द सेकंड कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड, एडवर्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड, रिचर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड, या फिर हेनरी फोर्थ ऑफ इंग्लैंड? तो ध्यान रखना है, एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड के लिए कहा गया. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ मार्लोज ट्रांसलेशन ऑफ ऑबिड्स वर्क? उस पर्टिकुलर वर्क का टाइटल क्या था जो ऑविड की जो इलेजीज थी उनको ट्रांसलेट करके इन्होंने लिखा था? ऑप्शन क्या है? इलेजीज हैं, मेटामॉर्फोसिस हैं, एमोरस हैं, या फिर आर्स अमेटोरिया है? तो इलेजी है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑविड की जो इलेजीज थी उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया, उनको इलेजीज ही कहा गया. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज Which poet influenced Marlowe's poetic style? क्रिस्टोफर मार्लो के पोएटिक स्टाइल से कौन सा मतलब ये किसके पोएटिक स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे? वर्जिल के, ओविड के, पेट्रार्क के, या फिर बोकासियो के? मार्लो को किसने इन्फ्लुएंस किया? कौन से वो पोएट थे? यस, ओविड, जिनके इन्होंने वर्क भी ट्रांसलेट किए थे. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्लोज ड्रामेटिक स्टाइल?
क्रिस्टोफर मार्लो के जो ड्रामेटिक स्टाइल है उसकी मेन विशेषता क्या है? रियलिज्म है, रोमांटिसिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है या फिर ग्रैंडिलोक्यूएंस है? यस, ग्रैंडिलोक्यूएंस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज which theme is explored in Marlowe's Dr. Faustus? क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, उसकी मेन थीम क्या है? लव एंड रिडेम्पशन, पावर एंड एम्बिशन, मोरालिटी एंड सिन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आप मोरालिटी और सिन को भी लगा सकते हो, पावर ऑफ एम्बिशन को भी, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हम लगा रहे हैं ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज सेकेंड. यस, इन विच ईयर वाज मार्लो किल्ड? कौन से ईयर में मार्लो की हत्या कर दी जाती है क्रिस्टोफर मार्लो की? यस, 1593. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मार्लोस प्ले? बताइए, क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेज हैं उनका मेन जो टिपिकल स्ट्रक्चर रहा है वो क्या है? 5 एक्ट स्ट्रक्चर है, 4 एक्ट स्ट्रक्चर है या फिर 3 एक्ट स्ट्रक्चर है या फिर 2 एक्ट स्ट्रक्चर है? तो ध्यान रखना है, इनकी ज्यादातर जो ट्रेजेडीज हैं उनमें 5 एक्ट ही हैं, तो 5 एक्ट स्ट्रक्चर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच थीम इज सेंट्रल टू मार्लोस एडवर्ड सेकंड? बताइए, मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है एडवर्ड द सेकंड, उसकी मेन थीम क्या है? पावर एंड करप्शन, लव एंड लॉयल्टी, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, मोरालिटी एंड जस्टिस? तो उसकी मेन थीम क्या है? Yes, power and corruption. Option number A is the correct answer. Power and corruption. Next is what is characteristics of Marlowe's protagonists? मार्लो के या फिर कहीं क्रिस्टोफर मार्लो के जितने भी प्रोटेगोनिस्ट हैं या फिर हम कहीं उनकी ट्रेजेडीज के जो हीरो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मोरल एम्बिगिटी है उनमें, हीरोइक वर्च्यू है, कॉमिक रिलीफ है, ट्रेजिक फ्लॉ है? तो इनके जितने आप प्रोटेगोनिस्ट देखोगे इनके ट्रेजेडीज में, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? मोरल एम्बिग्यूटी की. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्लोस पैट्रोनेज बाय थॉमस वॉल्सिंगम? बताइए, फाइनेंशियल सपोर्ट है, सोशल स्टेटस है, आर्टिस्टिक फ्रीडम या फिर ऑल ऑफ द अबव? मार्लो के जो पैट्रोनेज हैं थॉमस वॉल्सिंगम, उनका क्या सिग्निफिकेंस है मार्लो के ऊपर? यस, यहां पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड मार्लोस राइटिंग स्टाइल? वो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने इन्फ्लुएंस किया है क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग स्टाइल को? रिनासा ह्यूमनिज्म, इंग्लिश रिनासा, न्यू क्लासिसिज्म या फिर रोमांटिसिज्म? यस, यहां पे जो मूवमेंट है वो है इंग्लिश रेनासा पीरियड. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लिश रेनासा. नेक्स्ट इज हु इन्फ्लुएंस्ड मार्लोस यूज ऑफ ब्लैंक वर्स? कौन प्रभावित हुआ है मार्लो के ब्लैंक वर्स यूज करने से? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, वर्जिल, ओविड? यस, यहां पर एग्जैक्टली ये पूछा जा रहा है कि मार्लो किससे इन्फ्लुएंस होकर ब्लैंक वर्स लिखते थे? तो राइट आंसर है वर्जिल. वर्जिल से इन्फ्लुएंस हुए और ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल इन्होंने किया. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट रिप्रेजेंट्स टम्बरलेंस पावर इन टम्बरलेन द ग्रेट? बताइए, टम्बरलेन की पावर को कौन सी ऐसी चीज थी जो रिप्रेजेंट करती है टम्बरलेन द ग्रेट में? his sword, his crown, his chariot या फिर his armor? टम्बरलेन की पावर को कौन रिप्रेजेंट करता है? यस, his chariot. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज what theme is explored in the Jew of Malta? द जीव ऑफ माल्टा, जिससे रिलेटेड शेक्सपियर का भी वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसकी मेन थीम क्या है? रिवेंज, लव, पावर, आइडेंटिटी? तो करेक्ट आंसर है यहां पर रिवेंज. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा? द ज्यू ऑफ माल्टा के मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? बारबस, इथामोर, एबिगेल या फ्रेनेस? यस, मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? यस, बारबारोस। ठीक है, यहाँ पे इनके कैरेक्टर का जो नाम है ना उसकी स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है। इनका नाम होता है बारबारोस। ओके, तो वो स्पेल आप लिख सकते हो BARBAROUS। ठीक है, राइट आंसर ए ही है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे लिख सकते हो आप। मूविंग टू द नेक्स्ट, What literary device does Marlowe used extensively? कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज क्रिस्टोफर मार्लो अधिकतम करते हैं? एल्यूजन, इमेजरी, सिंबलिज्म, आयरनी? यस, एल्यूजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्लॉट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? इनका जो वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स क्रिस्टोफर मार्लो का, उसका मेन प्लॉट क्या है? फॉस्टर्स राइज टू पावर, फॉस्टर्स लव स्टोरी, फॉस्टर्स डील विद द डेविल या फिर फॉस्टर्स रिडेम्पशन? बताइए, मेन प्लॉट या फिर हम कहें स्टोरी किस पर बेस्ड है? यस, फॉस्टर्स डील विद द डेविल, जिसको ये अपनी सोल भी बेच देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज What is a major theme in Dr. Faustus? जो इनका डॉक्टर फॉस्टस वर्क है उसकी मेजर थीम क्या रही है? लव एंड रिलेशनशिप, पावर एंड एम्बिशन, मॉरलिटी एंड सिन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कह सकते हो, पावर एम्बिशन भी है, मॉरलिटी एंड सिन भी है, तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ये रिलेटेड नहीं है लेकिन, ठीक है, तो अगर इनमें से भी अगर आप मोस्ट सुटेबल समझो तो मॉरलिटी एंड सिन पर टिक करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is what represents Foster's intellectual curiosity? बताइए, वो कौन सी चीज है जिससे हमें डॉक्टर फॉस्टर्स की जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है उसका पता चलता है? तो वो थी उसकी किताबें, वो बहुत ज्यादा स्टडीज करता था। ठीक है, हिज बुक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। What motivates बारबस? बारबस जो ज्यू ऑफ माल्टा का मेन प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, बारबारस है उसका नाम। ठीक है, इसका एक्शन थ्रू आउट द प्ले किस चीज को मोटिवेट करता है? What motivates बारबस एक्शन थ्रू आउट द प्ले? रिवेंज अगेंस्ट द क्रिश्चियन, लव फॉर हिज डॉटर एबिगेल, डिजायर फॉर वेल्थ एंड पावर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर भी राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।